नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मौर्य जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरबीएससी कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के खंड ब अध्याय 2। अध्याय 2 में हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। वैसे अध्याय 2 में 3 चैप्टर हैं। मौलिक अधिकार आएगा, नीति निर्देशक तत्व है और कर्तव्य। अभी हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और मौलिक अधिकारों का पार्ट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पढ़ी, दूसरे पार्ट में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, समानता का अधिकार पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 तक कौन कौन सी हमें स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उन पर आज हम अध्ययन करेंगे। और ये जो पार्ट है, ये जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर चल रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलो बगैर देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो देखिए, ये है आपके स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये अधिकारों में सबसे विस्तारित अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 450 शब्द हैं। कुल कितने शब्द हैं? 450 शब्द है। 450 शब्द होने के कारण यह सबसे विस्तारित है। विस्तारित का मतलब सबसे बड़ा अधिकार, क्योंकि कुल 450 शब्दों का इसमें इस्तेमाल किया गया है, इसलिए सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। आगे हम चर्चा करें स्वतंत्रता के अधिकार में हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई। तो मैंने यहां लिखा है अनुच्छेद 19 से 22। 19, 20, 21, 22। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 19 की। तो देखो, अनुच्छेद 19 है, उसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली स्वतंत्रता है आपकी विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है क्या होता है। अब हम जानेंगे विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने विचारों को व्यक्त करना। अपने विचारों को व्यक्त करना। आगे बात समझे, इसको कहते हैं विचार या अभिव्यक्ति की आजादी, यानी अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी। अब हमें और भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल हैं। तो देखो, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। प्रेस का मतलब आप जानते होंगे, समाचार पत्र। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है। इसमें आपको शायद पता हो तो यह ना आपका ध्वज फहराने की भी इसमें स्वतंत्रता है। इसमें मौन रहने की स्वतंत्रता। आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय गान के दौरान हम मौन रहते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद धरना प्रदर्शन भी इसी में शामिल है। तो ये एक प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें आती है। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, ध्वज फहराना, मौन जो राष्ट्रीय गान के दौरान होता है, धरना प्रदर्शन, ये आप सबको पता है। एक इसमें आप अगर चाहें तो मतदाता की स्वतंत्रता भी शामिल कर सकते हैं। मतदाता की स्वतंत्रता क्या होती है? मतदान करने वाला जो मतदाता होता है उसके पास ये अधिकार होता है, वो स्वतंत्रता होती है कि वो अपने
क्षेत्र का जो उम्मीदवार होता है उसकी संपत्ति के बारे में, उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में क्या ले सकता है, जानकारी ले सकता है। दोस्तों, ये हो गई हमारी विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अगर हम बात करें, यहां पर हमें स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ बंधन हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी हमारी इस स्वतंत्रता पर बंधन भी लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इस पर 8 प्रकार के बंधन लगाए जा सकते हैं। कितने प्रकार के बंधन लगाए जा सकते हैं? 8 प्रकार के बंधन लगाए जा सकते हैं। कब कब लगाए जा सकते हैं? जब भारत की प्रभुसत्ता व अखंडता की बात आए तो, यानी देश की एकता और अखंडता को खतरा हो तो इस पर बंधन लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा को अगर खतरा हो तो इस पर बंधन लगाया जा सकता है। विदेशी राज्य है उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में अगर यहां समस्या खड़ी हो रही है तो इस पर बंधन लगाया जा सकता है। उसके बाद लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस पर बंधन लगाए जा सकते हैं। शिष्टाचार सदाचार के हित में भी इस पर बंधन लगाए जा सकते हैं। न्यायालय की अवमानना पर भी इस पर बंधन लगाए जा सकते हैं। मान हानि के तौर पर भी इस पर बंधन लगाए जा सकते हैं। अपराध या उद्दीपन के संबंध में भी इस पर बंधन लगाए जा सकते हैं। यानी कुल मिला के विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रकार के बंधन लगाए जा सकते हैं। कितने प्रकार के बंधन? 8 प्रकार के बंधन लगाए जा सकते हैं इस पर, जो आपकी बुक में भी है उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करें अनुच्छेद 19 ख। अनुच्छेद 19 क अब है ख, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सबको पता है अस्त्र शस्त्र रहित, रहित शब्द का मतलब होता है कि आपको सम्मेलन करने की आजादी है। आप कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं, परंतु अस्त्र शस्त्र रहित होना चाहिए। रहित का मतलब है यहां पर आपको अस्त्र या शस्त्र जो होते हैं, हथियार जो होते हैं, उनके साथ सम्मेलन करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आप बगैर हथियारों के, बगैर अस्त्र और शस्त्र के क्या कर सकते हैं? शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। परंतु यहां पर भी आपको ध्यान में रखना होगा, यहां पर भी आपको कई प्रकार की यानी बंधन है उनसे आपको गुजरना पड़ेगा। यहां पर आपको 2 प्रकार के बंधन है उनसे गुजरना पड़ेगा। कितने बंधन है? 2 बंधन है। 2 बंधन है। 2 बंधन कौन से हैं? एक तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता, और एक है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था और एक प्रभुसत्ता व अखंडता, ठीक है। इस प्रकार के बंधन हैं, उनसे हमें क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। संघ या समुदाय निर्माण का मतलब क्या होता है? देखो, हम किसी भी प्रकार के संगठन का निर्माण कर सकते हैं। आपने देखा होगा श्रमिकों का संगठन है, कितने प्रकार के संगठन बने हुए हैं। मजदूरों का संगठन तो है, ये किसानों का संगठन है। यानी जो ये संगठन बनाए जाते हैं ये भी एक अधिकार के तहत हम बनाते हैं। जितने भी प्रकार के ये संगठन या समुदाय बने हुए हैं, इनके लिए भी हमें अधिकार दिया हुआ है। संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। तो संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का मतलब हम हमारे निजी संगठन बना सकते हैं, हम हमारे निजी समुदाय बना सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको बंधन मिलेंगे। कितने बंधन है? 3। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इसमें सदाचार। समझ में आ गए? 3 बंधन इसमें लगाए गए। अनुच्छेद 19 घ में सर्वोत्तर आने जाने की स्वतंत्रता। सर्वोत्तर का मतलब होता है
देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। यह हो गया सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। सर्वत्र का मतलब देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता। यहां पर अभी आपको दो बंधन मिलेंगे। यहां पर भी कितने बंधन मिलेंगे? दो बंधन मिलेंगे। एक बंधन है वो हो गया आपका लोक व्यवस्था का, दूसरा बंधन है वो हो गया अनुसूचित जो जनजाति है ना, अनुसूचित जनजाति, उसके संरक्षण को लेकर, अनुसूचित जनजाति संरक्षण को लेकर इसमें बंधन लगे हुए हैं। अब बात करें 19 अड़े निवास की स्वतंत्रता। निवास का मतलब क्या होता है? निवास का मतलब होता है रहने की आजादी, कहीं पर भी रहने की, अपना निवास स्थान बनाने की आजादी। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है वृत्ति व्यापार की स्वतंत्रता। वृत्ति व्यापार का मतलब क्या होता है? व्यापार करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी। तो अनुच्छेद 19 में आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। अनुच्छेद 19 कै, अनुच्छेद 19 कै, अनुच्छेद 19 ख, अनुच्छेद 19 गै, घ, अड़े, छ, सबका मैंने आपको अर्थ बता दिया है कि किसका मतलब क्या होता है। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अब है आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। देखो, अपराधी जो होता है, जो अपराध करता है उसको अपराधी कहते हैं। जो संविधान में बने हुए नियमों को तार करता है, तोड़ता है, सीमा लांघता है और किसी भी प्रकार की वो घटना को अंजाम देता है तो वो अपराधी होता है। लेकिन उसे अपराधी के लिए भी कुछ क्या है? अधिकार है। उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ हमने इंतजामात किए हैं अधिकारों में। वो क्या है? अपराध के समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो। देखो, अगर किसी विधि को आप अपराध करने के बाद बनाते हैं और उसके उल्लंघन का दोष अगर उस पर लगाया जाता है तो फिर तो वो एक अन्याय माना जाता है। अपराध के समय अगर उसने किसी लागू कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो वो अपराधी नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर उसने अपराध किया है तो एक अपराध है, उसकी सजा उसको एक बार मिलनी चाहिए, बार बार उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक अपराध की सजा एक बार से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसने अपराध भले ही किया है परंतु उस अपराध की सजा उसको एक बार मिलनी चाहिए। अपराध के समय निर्धारित जो सजा होती है उससे अधिक सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका? अपराध किया 2018 में, उस समय उस अपराध की सजा थी 2 वर्ष, सजा मिली उसको 2020 में। क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही धीमी गति से चलती है। 2018 में अपराध करता है, 20 में सजा मिलती है। 18 में अपराध करता है, 2 वर्ष का सजा का प्रावधान होता है, 20 में उसी अपराध का प्रावधान 5 वर्ष हो जाता है। अब ये अधिकार क्या कहता है? ये कहता है कि उसने अपराध किया कब था? 18 में किया था, उस समय सजा का प्रावधान कितना था? 2 वर्ष था। सजा मिली कब? 20 में। अब कितना है? 5 वर्ष है। तो बताओ आप कि उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए? 5 वर्ष नहीं, 2 वर्ष की सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अपराध के समय 2018 में अपराध किया था, उस समय इसकी सजा कितनी थी? 2 वर्ष थी। तो वो 2 वर्ष की सजा इसको मिलनी चाहिए। 2020 में चाहे 5 वर्ष हो जाओ चाहे 20 वर्ष हो जाओ, वो सजा इसको नहीं मिलनी चाहिए। इसने अपराध किया, उस समय 2 वर्ष का प्रावधान था। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में।
अनुच्छेद 21 है, वो कहता है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखो इसका मतलब क्या होता है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। व्यक्ति का जो जीवन है इसको बहुत ही बहुमूल्य माना गया है। इसका वैसे कहे तो अमूल्य भी हो सकता है ये, क्योंकि इसका कोई मोल नहीं है। व्यक्ति के जीवन को इतना मतलब महत्वपूर्ण माना गया है कि व्यक्ति का जीवन है वो छीनना एक अपराध भी माना गया है। तो इसमें यह बात कही गई है कि सरकार होती है वो किसी विधि का निर्माण करके उसको जीवन जीने से वंचित कर सकती है, अन्यथा व्यक्ति को जीवन जीने से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब उसके जीने का जो अधिकार है वो व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता है। यह है आपके जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों याद रखना, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको और ज्यादा प्रभावी बना दिया गया। वो कैसे? वो ऐसे कि 44वां संविधान संशोधन 1918 करके इसमें प्रावधान कर दिया गया कि अब तो इसको आपातकाल के दौरान भी इस अधिकार को या इस स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी इस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। बाकी सबसे पहले अनुच्छेद 19 है वो इसमें प्रभावशाली होता है, यानी सबसे पहले अनुच्छेद 19 प्रभाव में आता है, फिर सभी अधिकार हैं वो निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन ये अधिकार कभी निलंबित नहीं किया जाता है, ध्यान में रखना। हाँ एक बात और बताऊं, बहुत से अधिकार हैं जो हमें पता नहीं है, वो इसी अधिकार के दौरान हमें मिले हुए हैं। जैसे हथकड़ी लगाते हैं, जैसे किसी अपराध करने पर हथकड़ी लगाते हैं तो हथकड़ी से जो संरक्षण है वो प्रदान भी हमें इससे ही किया गया है। जैसे किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी एक अपराध माना गया है। आपको पता है महिला गर्भावस्था, महिला है वो गर्भावस्था में होती है, उस समय उसके लिंग का परीक्षण करवाना क्या माना गया है? अपराध माना गया है, क्योंकि वो भी उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। पता नहीं है हमें, आपको पता है क्या? महिला का गर्भावस्था के दौरान जो लिंग परीक्षण करवाया जाता है उसको आज कानूनी अपराध माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उस महिला के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको क्या माना गया है? अपराध माना गया है। तो ये भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत गजब की बात है ये। शायद आपको पता होना चाहिए निःशुल्क विधि सहायता है, विधि सहायता है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती है, और बहुत से इसके अंतर्गत अधिकार आ जाते हैं। अब हम बात करें, एक नया अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया था, शायद आपको याद है तो पीछे मैंने बढ़ा दिया है, अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 21 के आपको पता होना चाहिए 86वां संविधान संशोधन 2002। आपको पता होना चाहिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार वो यही है। अनुच्छेद 21 के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का एक अधिकार दिया गया है, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गया अधिकार। वहीं हम बात करें तो उन बच्चों के माता पिता संरक्षक या जो गार्जियन होते हैं उनका ये कर्तव्य बन गया कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या करें?
निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। तो एक अधिकार बढ़ गया, एक कर्तव्य बढ़ गया। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 है, वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण या बंदीकरण। अब देखो इसमें क्या होता है, बंदीकरण में संरक्षण। इसमें भी आपको 3 प्रकार के अधिकार है। 3 प्रकार के अधिकार, 3 प्रकार के अधिकार है इसमें भी। अब 3 प्रकार के अधिकार कौन से हैं? देखो इसमें नंबर 1, पहला नंबर है, जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसको बंदी बनाने के अधिकार, बंदी बनाने का कारण पूछने का अधिकार है। अब क्या होता है, पुलिस आती है, ठीक है ना, पुलिस आई, हमें पकड़ के ले गई, हमें पता ही नहीं है कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया है, क्यों नहीं किया गया, हम पूछ भी नहीं सकते, पुलिस क्या है, ये पुलिस, ये नहीं होता है। बंदीकरण की संरक्षण में हमें अधिकार दिया गया है। कहीं पर भी आपको पुलिस पकड़े, यानी कट्ठे भी पुलिस पकड़े, हथकड़ी लगा है, तो बिना कारण पूछो, अरे भाई पकड़ रहा क्यों होते, कि जली जिसो में करियो की है, समझ में आ गई बात। तो मतलब क्यों हो, अपन इस बात को जानने को अधिकार है कि माने गिरफ्तार क्यों कर रहे होते, गिरफ्तार करने को कारण के वो तो बताओ, माने क्यों पकड़ के ले जा रहे होते। एक तो बात आ, दूसरी बात है, अगर माने पकड़ भी लिया तो भाई अब मान्य कानूनी सहायता देने को अधिकार देते, क्यों कहते तो पकड़ के ले गया, ले जाके माने मां चेप दे मारो कौन रुखाई। तो इकमा एक तो हो गया, पकड़ के ले जाओ तो पूछ भी सका आप कब है, क्यों पकड़ के ले जा रहे हो। अगर ले भी गया तो बाद में आपा वो भी रक्ष का अधिकार कभी अब माने बाहर निकलने को मौका दो, मतलब कानूनी सहायता तो दो माने। तो कानूनी सहायता प्राप्त करने को क्यों हो गयो, अधिकार हो गयो। तीसरो के पकड़ के क्यों ले गया, पूछ लियो, कानूनी सहायता ले ली। तीसरो सब कुछ हो गयो भाई, अब माने 24 घंटा का मामा क्या करना है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। अगर 24 घंटा मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करे तो ते कोर्ट में थारी याचिका लगा सको, कभी मान पकड़ के तो लिया, आज दिन 5 हो गया, 18 के मान मजिस्ट्रेट के सामने कौन ले गया। कोर्ट बटाओ याचिका जारी करसी, संबंधित अधिकारी ने आदेश देसी, कभी बाइन पकड़ के ले जाओ मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का समय कितना होता है, 24 घंटे का होता है। तो इसमें बंदीकरण में संरक्षण में कितने आगे, 3 आगे। एक तो गिरफ्तार करने का कारण पूछो, नंबर 2 गिरफ्तारी के बाद कानूनी सहायता, और नंबर 3 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ये हुई आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। 19, ये 20, ये 21 और ये 21 है, और ये 22 में 3 है जो आपको मैंने बता दी। अगर आपको ये पसंद आ रहा है कि हाँ अच्छा हो रहा है हमारे लिए, तो आप चैनल पे जाके कम से कम चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, करते आइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे अधिकार की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। अब मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक का मतलब क्या है, आप नहीं जानते हो। हमारे पहले क्या था, सदियों पुराने बातों को अगर पढ़ें, आप इतिहास उठा के पढ़ो, क्या पढ़ोगे, उसमें क्या पाओगे। पहली क्या हो तो, पहली हो तो क्या जगह श्रमिका, ठीक है, बाकी खरीद फरोख्त चलती, श्रमिका ने क्या किया जाता, ठेकेदारा का द्वारा बेचा जाता। मेरे कन 50 श्रमिक ही, मैं 50 श्रमिक को 30 रन बेच दिया, और मैं क्या ले लिया, बिकनू
रुपया ले लिया कि मेरे कन 50 श्रमिक ही 20 श्रमिक ले जा 50,000 दे जा। अब वो आगे बाकन के करवा रहे के नहीं करवा रहे वो जाने भी को काम जाना। मतलब क्यों हो, मतलब वो हो कि मैं वह मजदूरा को के कर रहे हूँ, व्यापार कर रहे हूँ, धन्नो चला रहे हूँ, क्रय विक्रय कर रहे हूँ। क्या कर रहे हो बाको, मैं क्रय विक्रय कर रहे हूँ। अब बहुत पुरानी व्यवस्था चलती, आज भी यह व्यवस्था चल रही है। जगह श्रमिक ही, आपको पता है हमारे देश के अंदर निम्न जो जाति है उसका आज भी इस तरीके से शोषण हो रहा है। उसकी खरीद फरोख्त आज भी चल रही है, क्रय विक्रय आज भी चल रहा है उसका। आज भी इस अधिकार का कई जगह पर उल्लंघन देखने को मिल रहा है। मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक, जबरदस्ती उससे काम करवाना, जो काम वो नहीं करना चाहते हैं वो काम उससे करवाए जाते हैं। ठेकेदारों के माध्यम से इधर उधर श्रमिकों को बेचा जाता है, ठेका दिया जाता है। ये 50 श्रमिक आपके हैं, मुझे 1 लाख दे दो। अब वो उसको क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा वो जाने, उसका काम जाने। तो इस तरीके से मानव के क्रय विक्रय पर या बेगार पर क्या लगाई गई है, रोक। अनुच्छेद 23 में अनुच्छेद 24 है, वो कहता है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम के निषेध का मतलब, बाल श्रम, बालक किसको माना जाता है, 14 वर्ष से कम आयु। श्रम यानी कार्य। अब देखो सीधी सी बात है, तारा पर ही आएगी। घर का काम कराऊंगे तो बीमार को काम मत कराओ ना। मैं 14 वर्ष की आयु है, विश्व के यहाँ कम हाँ। अगर मारखनु थे कोई जोखिम भरियो काम करवा रहे हो, गहरा मत मना कर लोटो पानी को पकड़ाना वो काम में को खेत में ले जाके रिजा मैंने वो कह दिया ओ जोखिम भरियो काम है हमारे। अनुच्छेद 24 को क्यों है उल्लंघन हो रही है, ठीक है ना। बाल श्रम, बाल 14 वर्ष से कम आयु, श्रम यानी कार्य। अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनसे कोई जोखिम भरा कार्य करवाया जाता है तो वो बाल श्रम में आता है। आगे बात समझिए, तो बाल श्रम का भी इसमें निषेध माना गया है। यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य नहीं करवाया जा सकता। अगर कई बार देखा होगा आपने, शहरों में क्या होता है, दुकान वाला को नहीं होंगे, चा पानी वाला होटल वाला के रखे, छोटा छोटा बच्चा ना रखे। कई बार पुलिस राउंड पर आवे, होटलान चेक करे, दुकानान चेक करे, तो क्या करे, या तो बन पका दी नहीं बन दुकाना का माँ दाबली, समझ में आ गई। कोई चौड़ा पट्टिया के नीचे बांट दी, कोई टोपिया दे के भेज दी, कोई गिलास को छिनको लिया भाग गया, कोई क्यों करे कोई क्यों करे। कारण वो है कि अगर एक दुकानदार है, अगर ये दुकानदार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने पास रखकर कार्य करवा रहा है तो इसकी जेल हो सकती है। समझ में आ गई बात। ये है बाल श्रम का निषेध। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, बिल्कुल आपका जवाब आपको मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही गजब की चीज है। जय हिंद, जय भारत।